सा स्टडी भी आप कर लीजिए उसको, तो समझ के ज्यादा इजीली आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द रेंज ऑफ बैक्टीरिया or other microorganisms that are affected by certain antibiotic, okay, expressed as its spectrum of action। तो अगर बहुत ज्यादा है तो उसको बोला जाता है कि बहुत ज्यादा रेंज है बैक्टीरिया का जो अफेक्ट किया जा रहा है एंटीबायोटिक का। मान लीजिए हमारे पास एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक है, और वो क्या बोला जा रहा है कि ये एंटीबायोटिक्स जब है तो ये बोला जा रहा है कि 1000 को बैक्टीरिया को किल कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी को बोला जा रहा है, आप फिर से एक लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बोला है द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अफेक्टेड बाय सर्टेन एंटीबायोटिक इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। So antibiotics which are kill or inhibit the wide range of gram positive, gram negative bacteria are said to be broad spectrum antibiotic। ये कई बार पूछा जाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, सबको वो किल करने की क्षमता रखता है। आगे क्या बोल रहा है कि those affected mainly against the gram positive और ग्राम नेगेटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव, यहाँ पे एंड था देखिए, यहाँ पे और है, तो या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही किल करें, दैट इज व्हाट इज नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ इफेक्टिव अगेंस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज दे आर रिफर्ड एज द लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई सिंगल डिजीज के लिए या सिंगल बैक्टीरिया के लिए हो तो दैट इज व्हाट इज नोन एज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, क्यों नैरो है? क्योंकि एक ही डिजीज को क्योर करेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, एम्फिसिलियन एंड एमॉक्सिसिलियन आर द सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, दीज हैव द ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स। ओके, दे हैव द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब ये जो एम्पिसिलियन है और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, जबकि पेनिसिलिन जी है वो नैरो स्पेक्ट्रम है। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट फॉर सेंसिटिविटी एलर्जी टू पेनिसिलिन बिफोर इट्स एडमिनिस्टर्स इन। चलिए उतना उसकी जरूरत नहीं है, जो पूछा जाता है वो वही पूछा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन करिए, और किसके थ्रू एक्सप्लेन करिए, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। समझ में आया मैत्री? ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होगा, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? हाँ, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होगा जो क्या करेगा कि आपका कई ग्राम पॉजिटिव हो और ग्राम नेगेटिव कई बैक्टीरिया को किल करेगा, लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम होगा केवल या तो ग्राम पॉजिटिव वालों को किल करेगा या ग्राम नेगेटिव वाले को। ये हुआ, ये आपका पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको नहीं याद करना है। एक है आप क्लोराफेनिकोल है। देखिए क्लोरम जो फेनिक्लोल है ये 1947 में आइसोलेट किया गया था और इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड हेंस कैन बी गिवन ओरली इन केस ऑफ टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड भी आपका वही है, बैक्टीरियल डिजीज है। डिसेंट्री है, ये भी बैक्टीरियल है। एक्यूट फीवर है ना, सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन है, या बोल रहे हैं मेनिंगिटिस एंड न्यूमोनिया है। इन सारे के लिए आपको क्या दिया जा रहा है, आपका क्लोरामफेनिकोल ए करके मेडिसिन है। ये भी एंटीबायोटिक है। ये जो आपका डिसेंट्री हो गया, पेट खराब होना है, फीवर हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या टाइफाइड हो गया ये सब गंदे पानी पीने की वजह से, इन सब के लिए आपका क्लोरामफेनिकोल है। तो कई इस बैक्टीरिया को ये किल करता है, तो ये आपका ये कैसे में आएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आएगा। एक और क्या बोला जा रहा है, वानकोमाइसिन वानकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सिन आर द अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। द एंटीबायोटिक डाइसिरेडजीन डाइसिरेडाजीन जो भी है सपोज टू बी अ टॉक्सिक टुवर्ड द सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल। तो कैंसर सेल के लिए टॉक्सिक है, उतना नहीं जाना है, बस इतना आपको करिए, याद रखिएगा कि आपका जैसे डिसेंट्री हो गया, निमोनिया हो गया, तो उसको कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, तो आपका क्लोरामफेनिकोल है।
आगे हमारे पास जो है एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। तो पहले आप सिंपली समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहले एंटीसेप्टिक का जो मतलब होता है, अगर आप एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक क्रीम तो आप लोग अप्लाई करते हैं, है ना, बॉडी के ऊपर एंटीसेप्टिक। तो जो एंटीसेप्टिक होते हैं उसको हम लोग बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो दैट इज व्हाट एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्ट क्या होता है, जैसे फ्लोर क्लीनर होते हैं, जो हम लोग फिनॉल का लिक्विड डाल करके फ्लोर को क्लीन करते हैं, तो वो हो जाता है डिसइंफेक्टेंट। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो एंटीसेप्टिक होता है लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा, तो उसको हम लोग क्या है, डाइल्यूटेड होगा, तो उसको हम अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जैसे सेवलॉन हो गया, हम लोग यूज करते हैं, जो लोग सेविंग करते हैं उन लोगों को पता होगा। या ऐसी तरीके से जो अदर लिक्विड्स हैं जिनको बॉडी पे, जैसे जो भी क्रीम्स यूज करते हैं ना, दे ऑल आर द एंटीसेप्टिक्स है। और दूसरा डिसइंफेक्टेंट क्या हो गया, जैसे आपका फिनॉल जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, जो फ्लोर पे करते हैं, दैट इज डिसइंफेक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर आल्सो द केमिकल विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे क्या बोल रहा है कि एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू सच एज वॉन्ड, कट, अल्सर एंड डिजीज स्किन सरफेस। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है, फ्यूरासिन हो गया, सोफ्रामाइसिन, कोई भी आप सोफ्रामाइसिन तो ऐसे ही जाकर के फ्यूरासिन सोफ्रामाइसिन आप लेंगे, जो भी आपको आप बोलेंगे कि सर कट लग गया है, किसी भी मेडिकल पे जाएंगे तो यही फ्यूरासिन या सोफ्रामाइसिन ही देता है कि कट गया, पीले कलर की लिक्विड होगी, आप लगाएंगे, डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट हो जाता है कट के केस में। मतलब 1-2 दिन में भर जाता है घाव, बड़ा बड़ा जो वॉन्ड होते हैं। आगे क्या बोला है, दीज आर नॉट द ingested like the antibiotic commonly used antiseptic. Dettol is the mixture of chloroxylenol, okay, chloroxylenol and torpinol, है ना। आगे क्या, इन दोनों का जब, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ कि पूछा गया मतलब पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया है कि आपका डिटॉल में कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि क्लोरोजाइनिलॉल होता है और टॉर्पिनॉल होता है। एक दूसरा जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो बिथोनल है, ठीक है, बिथियोनल। बिथियोनल की बात करते हैं, द कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड द बिथियोनल, ठीक है, इज डिसाइड एडेड टू द सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम लोग वो जैसे कुछ बच्चे आप लोग यूज किए होंगे, किसी को अगर इन्फेक्शन टाइप का होता है तो जैसे हम लोग यूज करते हैं, एक आता है आपका जैसे पी स्कैप सोप हो गया, वो भी हो गया, और एक और आता है, उसका क्या नाम है, अभी नाम मुझे नहीं आ रहा है। बहुत सारे जो सोप होते हैं नॉर्मल, आप जाके देखेंगे तो ये कंपोनेंट होता है बिथेनॉल वाला। अब क्यों ऐड किया जाता है, जिससे आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी साबुन में बढ़ जाए। आगे क्या बोला जाए, आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। 2 to 3% solution of alcohols water mixture is also known as tincture of iodine। जो हम लोग आप यूज करते हैं ये हैंड वॉश के लिए, या बोलेंगे कि आपका सैनिटाइजर, वो भी उसमें ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी यूज किया जाता है। इट इज अप्लाइड ऑन द वॉन्ड। आयोडोफॉर्म इज आल्सो यूज एज अ एंटीसेप्टिक फॉर वॉन्ड। बोरिक एसिड इज डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। तो ये हुआ कि आपका एंटीसेप्टिक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, लिविंग टिश्यू के ऊपर। और दूसरा चीज क्या करेगा कि अगर हमारे पास कट्स है ना, वॉन्ड है, अल्सर है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। अल्सर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कट के लिए यूज किया जाता है, स्किन डिजीज के लिए, स्किन सरफेस पे। और ये ओरली नहीं लिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, आप लोग क्या करते हैं इसके लिए, ओरल नहीं लेते हैं, इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो फिनॉल होता है या डिटॉल होता है, डिटॉल को देखिए, तो डिटॉल के केस में ये बोला जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये आपको टॉर्पिनॉल हो गया, क्लोरोजेनिनॉल हो गया, तो ये हो गया। आगे एक बिथिनॉल करके एक कंपाउंड है, इसको क्या कर दिया जाता है, सोप में डाला जाता है, तो सोप की आपका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छे जो साबुन लेंगे ना तो उसमें ये यस बिथेनॉल सर। रहता है। आगे मैं बोल रहा हूँ कि आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है
वो भी जैसे टिंचर आयोडीन हो गया, तो आपका ये भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक्स होता है ना। जो आप वैसे भी ऐसे देखेंगे एंटीसेप्टिक जो होता है वो आयोडीन का सोल्यूशन ही होता है जो अप्लाई किया जाता है। अब जब कोई भी आपका एंटीसेप्टिक लीजिएगा, फ्यूरासिन या ये सब लेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें आयोडीन का भी कंपोनेंट 100% मिलेगा ही मिलेगा, विदाउट आयोडीन नहीं रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या क्या बोला जा रहा है? अप्लाइड टू अनो इनामिनेट इनानिमेट क्या बोले ऑब्जेक्ट सच एज, क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी आपका चाहे सामान घर में पड़ा हुआ है या आपका फर्श है, तो उसको आपका ये करना चाहते हैं, इन एनिमेट करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? अगर माइक्रोब्स को उसमें से जर्म्स को किल करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा? डिसइंफेक्टेंट लेना पड़ेगा। आगे क्या बोला है कि सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट वाई वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो सेम सब्सटेंस में अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो आप एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं कई जगह पे, और एंटी डिसइंफेक्टेंट भी कर सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि आपका जो है सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग द कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल is antiseptic while its percentage solution is disinfectant। फिर से समझिए कि अगर 0.2% सोल्यूशन है फिनॉल, बहुत कम सोल्यूशन फिनॉल का है, तो वो एंटीसेप्टिक होगा। लेकिन इट्स 1%, अगर 1% चले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट, जो हम लोग फ्लोर पे करेंगे। अगर 1% अपने बॉडी पे गिराएंगे तो बॉडी को जल जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा। तो क्या है, 0.2% बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में अगर यूज करते हैं नहाने के लिए पानी में डाल करके 1-2 बूंद, तो आपका वो एंटीसेप्टिक होगा। लेकिन पता चले कि आप पूरा ही अपने बॉडी पे गिरा लें तो वो स्किन जला देगा। बात समझ में आ रही है युक्ता? मैत्री? यस सर। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। एक और एग्जांपल दिया है, क्लोरीन इन द कॉन्सेंट्रेशन 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution and सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी लो कंसंट्रेशन और डिसइंफेक्टेंट होंगे। तो क्लोरीन हो गया या SO2 का जो सोल्यूशन होता है वो भी हम लोग फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझाएंगे, आप लोगों को खुद ही पता होगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में, फिर भी आप देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन हैज प्रोवाइडेड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ टू पीपल। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज ऑलमोस्ट डबल। The increased population has caused many social problems in terms of food resources, environmental issue, employment, etc. तो अब हुआ है क्या कि हमारी जो लाइफ स्पॉन बढ़ गई है। पहले तो 40 साल जीते थे इंडिया में लोग, उसकी एवरेज लाइफ स्पॉन बहुत पुराने समय में, जो अंग्रेजों के ब्रिटिश एरा में जो लाइफ स्पॉन था 50 साल था एवरेज। आज के समय में देखिए एवरेज बढ़ के 70 साल के आसपास हो गई है, 60 से 70 के बीच में। ठीक है, तो एवरेज तो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से अब डेथ, मतलब एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ने का मतलब डेथ कम हो जाना। बात समझ में आ रही है? एवरेज स्पॉन बढ़ने का मतलब डेथ कम हो जाना। अब डेथ कम हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ गया। अब पॉपुलेशन बढ़ गया तो आपको बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम आ गई। जैसे उसमें बोला जा रहा है कि क्या क्या, कि जैसे फूड रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग को क्या करना है कि टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, जो जिसमें है रिसोर्स वाला, फूड रिसोर्स कम हो रहा है, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसकी कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल। आगे क्या बोल रहा है? दिस हैज लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो अगर कंट्रोल करना चाहते हैं पॉपुलेशन को तो फैमिली प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे देखिए, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज इन दिस डायरेक्शन। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दूसरे फॉर्म में आप समझिए कि बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन
एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स किसमें होते हैं आपका, जो भी आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं। ठीक, बर्थ कंट्रोल का मतलब कि आपका क्या है कि चाइल्ड बर्थ नहीं देना चाहते हैं। आगे देखिए, बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन्स। ये दोनों कंपाउंड हैं वो क्या है, हार्मोन्स है। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर क्या है, हार्मोन्स है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो एजेस्ट्रॉन हो, एस्ट्रोजन और आप प्रोजेस्ट्रॉन है, दोनों क्या है, कंपाउंड हार्मोन के कंपाउंड है। इट इज नोन दैट प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस द ओवुलेशन। तो जो लेडीज में ओवुलेशन होता है, ठीक है, अंडे जो निकलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वो सप्रेस कर देता है, निकलने ही नहीं देता है। आगे क्या बोला है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो आपका जो बॉडी का प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो वो उतना क्या बोला जाए उसके, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव इज मोर पोटेंट। ज्यादा जो हम लोग बॉडी में लेते हैं बाहर से, वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन निकलता है जिससे ओवुलेशन होता है, उससे ज्यादा पोटेंट होता है। आगे क्या बोला है कि नॉर नॉर एथिनड्रोन is the example of synthetic progesterone derivative most widely used as a anti-fertility drugs। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के लिए सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, नॉर एथिनड्रोन। ओके, द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज टू कॉम्बिनेशन विद द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव इज कॉल्ड इथाइन इथाइन एस्ट्राडाइल। इथाइन एस्ट्राडाइल, इसका दूसरा जो नाम है वो इजिली या प्रोनाउंस होता है नोवेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये नोवेस्ट्रॉल का कंपाउंड है और ये नॉन एथेनड्राइऑन है। तो देखेंगे तो सेम फंक्शनल ग्रुप है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से हम जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे तो बोल रहे थे कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो सेम आपका उसके एक्शन भी होते हैं। तो देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है दोनों में और दोनों में वो एच है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से आपका इसके एक्शन सेम है, तो दोनों आपको क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में यूज होते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिए इंटेक्स क्वेश्चन दिया है। इंटेक्स क्वेश्चन में 16.1 दिया है कि स्लीपिंग पिल्स आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स टू द पेशेंट सफरिंग स्लीपिंग लेस बट नॉट एडवाइज टू टेक इट्स डोजेज विदाउट कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स। अब देखिए क्या बोला है कि आपका जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं आप, वो क्या बोला, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए ओवर डोज नहीं ले सकते। अब ये पूछ रहा है क्यों, वाई। तो देखिए ये क्या है, जो स्लीपिंग पिल्स है ये नार्कोटिक्स ड्रग्स है। कैसा है, नार्कोटिक्स ड्रग। अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो आप, ये भी हो सकता है कि आप कोमा में पहुंच जाए, आपको स्टूपर हो जाए, कन्वर्जन हो जाए। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कोमा में पहुंचेंगे आपका डेथ निर्धारित हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेते हैं वो क्या करते हैं कि ये सब एडिक्टिव ड्रग है, एडिक्टिव है। तो एक बार लेते हैं, आपको अगर मान लीजिए नींद की प्रॉब्लम है, नहीं ले रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि बार बार लिया जाए। अब बार बार लेते हैं तो उस केस में आपको क्या हो जाता है, एक तो एडिक्टिव होंगे, अब ओवरडोज में लिया तो फिर आप कोमा में पहुंचेंगे और वहां पे आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन हैज द स्टेटमेंट रेंटिडाइन इज द एंटासिड बीन गिवन। अब देखिए जो रेंटिडाइन है ना, रेंटिडाइन है, तो ये बोला जा रहा है कि उसको भी एंटासिड में ही कंसीडर किया जा रहा है। तो रेंटिडाइनिन करता क्या है कि ये आपका जो प्रोडक्शन ऑफ एसिड होता है स्टमक से, ये एंटी हिस्टामाइन है रेंटिडाइन, तो ये क्या प्रोडक्शन ऑफ एसिड को खत्म कर देता है। तो मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ एसिड को स्टमक से प्रोड्यूस ही नहीं होने देता है। इसके दूसरे टर्म में अगर समझेंगे आप, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि आपका क्या है, एज अ वर्किंग एज अ एंटासिड, मतलब एसिडिटी को खत्म करता है, एसिडिक प्रॉब्लम को खत्म करता है। समझ में आ गया ये वाला? यस सर। हाँ हाँ सर। ओके। अब हमारे पास एक और है, केमिकल्स इन फूड है, उसको देख लेते हैं। अब केमिकल्स इन फूड है, तो देखिए फूड में केमिकल्स हम लोग क्यों डालते हैं। तो आज के जमाने में तो हर एक फूड में केमिकल्स है। अब किस फॉर्म में है उसको समझना है। तो केमिकल्स एडेड इन फूड फॉर क्यों, प्रिजर्वेशन, कि लंबे समय से अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं वो सड़े ना, तो हम लोग उसके लिए केमिकल डालेंगे। अब इनहेंसिंग द देयर अपील, अब उसके अपील को इनहेंस करने के लिए है। दूसरा है क्या बोला, एडिटिव न्यूट्रिटिव वैल्यू, अगर एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, विटामिन या मिनरल्स।
आगे क्या है, मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलो। क्या है, पहला चीज फूड कलर के फॉर्म में आपका केमिकल डालेंगे। दूसरा फ्लेवर्स और स्वीटनर्स डालेंगे। ठीक है, किसी फूड में फ्लेवर्स डाल दिया, स्वीटनर्स डाल देगा, तो उसकी आपका क्या हुआ, केमिकल से डाल रहे हैं। फैट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट डाला, फ्लोर इम्प्रूवर्स डाला, है ना, एंटी स्टालिंग एजेंट एंड ब्लीचेस डाला, एंटीऑक्सीडेंट डाला, प्रिजर्वेटिव डाला, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज द मिनरल्स विटामिन एंड अमीनो एसिड डाला। ये सब चीज डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, डाला जाता है फूड में। तो इसकी वजह से हमारे जैसे फूड के कलर चेंज हो जाएंगे केमिकल की वजह से, स्वीट चेंज हो जाएगा, फ्लेवर्स चेंज हो जाएगा, है ना, ये सब चीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए क्या इसमें पढ़ना है। एक्सेप्ट फॉर द केमिकल्स ऑफ कैटेगरीज 7 नंबर, नन ऑफ द एबव एडिटिव हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू। ओके, तो जितना ये डाला है उसमें देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं है, ये जितने भी हैं इसमें इनका खुद का न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। बोले नम ऑफ द एबव एडिटिव हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू, इन सब की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। These are added either to increase the shelf life of the stored food for the cosmetic purpose. In this section we will study the sweeteners and food preservative. तो क्या बोल रहा है कि अगर इन चीजों को डालेंगे तो अपने आप में जो फूड्स होंगे उनकी क्वालिटीज बढ़ जाती है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग जो अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें दो चीज हम लोगों को पढ़ना है, स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव। तो देखिए ये जो है स्वीटनर्स क्या होता है, जैसे जो आदमी होते हैं जिनको शुगर का बीमारी है, तो आपका क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उनको दिया जाता है कि मीठा उनको लगे लेकिन उसमें कैलोरीज ना ऐड हो, है ना। तो आगे इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा आप पढ़ के समझिए क्या बोला जा रहा है कि नेचुरल स्वीटनर्स जैसे आपका सुक्रोज एडेड टू कैलोरीन इनटेक इन देयरफॉर मेनी पीपल प्रीफर टू यूज द आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो जो भी आप शुगर यूज करते हैं तो वो जैसे सुक्रोज ले लिया या ग्लूकोज लिया, वो हमारे कैलोरीज को तुरंत इंक्रीज कर देते हैं, कैलोरीज को। जैसे आपका कोई एथलीट है, वो क्या करता है, ग्लूकॉन डी घोल के पिएगा तो 1 किलोमीटर तेजी से ज्यादा चलेगा। तो क्यों चलेगा, क्योंकि वो कैलोरीज बढ़ा दिया। अब जो लोग कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, शहरों के लोग जो कुछ काम नहीं करते हैं, तो वो स्वीट लेते हैं। ऑलरेडी तो फूड जो हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, चपाती या राइस, उसमें ऑलरेडी एनफ आपका शुगर मिल रहा है, और ऊपर से आपने स्वीट लिया तो आपकी कैलोरीज बढ़ जाती है। और जब कैलोरीज वो बढ़ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर ना हो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं आपका, कि आप लोग क्या लिखते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं। अब उसके लिए आपका एग्जांपल है जैसे आर्थो सल्फो, है नो, बेंजीमाइडिन आर कॉल्ड द सैकरिन। ठीक है, वो क्या है, सैकरिन है। सैकरिन ये क्या है कि काफी, है ना, यहाँ पे देख लीजिए आपका सैकरिन 550 टाइम्स मोर देन द शुगर है ना। स्वीटनेस वैल्यू इज कंपेरिजन टू केन शुगर, केन शुगर से 550 टाइम मोर मीठा है। ठीक है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं होगा, कैलोरीज नहीं मिलेगी आपको, केवल मीठा लगेगा। आगे क्या बोले, इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो जो सैकरिन है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। आगे क्या बोल रहा है, इट हैज बीन यूज्ड टू स्वीटनिंग एजेंट over since it was discovered in the 1879. It is about 550 times sweet as cane sugar. It is excreted from the body in the urine unchanged. मतलब इसको जब लेते हैं तो ये तो कोई कैलोरीज नहीं देगा, और ये यूरिन के साथ ये अपने आप निकल जाएगा, आपके बॉडी में लंबे समय तक नहीं रहेगा, जबकि केन शुगर एब्जॉर्ब हो जाता है। इट अपियर्स टू बी इंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन इट इज टेकन। तो ये क्या है कि पूरी तरीके से इनर्ट है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करेगा और कोई हार्म नहीं करेगा अगर इसको लिया जाएगा तो। आगे, इट इज यूज फॉर ऑफ द ग्रेट वैल्यू ऑफ डायबिटिक पेशेंट। तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा रामबाण है। पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज, जो लोग चाहते हैं कि हमारी कैलोरीज ना बढ़े बॉडी में, उनके लिए भी आपको क्या करेंगे, सैकरिन दिया जाता है। सम अदर कॉमनली मार्केटेड आर्टिफिशियल स्वीटनर देखिए क्या है। देखिए पहला तो एस्पर्टिन है, तो एस्पर्टिन 100 गुना केन शुगर से ज्यादा है। सैकरिन है 550 टाइम,
सुक्रालोज है वो 600 टाइम ज्यादा ये है। एलिटेम है ये 2000 टाइम ज्यादा आपका क्या है, मीठा है कंपेयर टू केन शुगर। अब एक बार जो एलिटेम ले लेता है उसका मतलब हमेशा मन करेगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा एलिटेम लेने के लिए। तो एलिटेम जो होता है उसको नहीं दिया जाता है आज के समय में। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये एडिक्टिव हो जाता है कि एक बार आपने लिया तो इसको बार बार लेने का मन करेगा। अब क्यों लेने का मन करता है आप पहले ही देख लीजिए कि ये 2000 टाइम ज्यादा शुगर ये मीठा है उसमें केन शुगर से। अब इसी में एस्पर्टेम का लिए क्या बोला जा रहा है, सुक्रालोज आपने पढ़ लिया। एस्पर्टेम के लिए बोला इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। इट इज मिथाइल ester dipeptide formed from the aspartic acid and phenyl alanine. यूज ऑफ aspartame is limited to cold food। ठीक है, ये देखिए आपको पहले बता दे रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो कुकिंग में क्यों हम लोग एस्पर्टेम को नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि यूज ऑफ एस्पर्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक। क्यों? क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज कर जाता है। तो इसको हमेशा आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडे में लिखते हैं, कुकिंग टेम्परेचर में किचन से नीचे वाले जो भी फूड्स आइटम होंगे उसमें आप ले सकते हैं। जैसे आपका कहाँ पे बोला जा रहा है कि कोल्ड फूड हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक हो गया वहां पे यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज अनस्टेबल एट द कुकिंग टेम्परेचर। तो आप कुकिंग टेम्परेचर 100 डिग्री पे करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ लेट अस सी दैट इज एलिटेम। अगर एलिटेम इज क्या बोला जा रहा है कि हाई पोटेंसी स्वीटनर है। ये क्या है? हाई पोटेंसी स्वीटनर है। आल्दो इट इज मोर स्टेबल देन द एस्पर्टेम। एस्पर्टेम से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग इट। तो क्या बोल रहा है कि अगर किसी फूड में अगर आपने क्या किया, एलिटेम डाला, तो उसके स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2000 टाइम ज्यादा ये मीठा है। किससे? केन शुगर से, जो हम लोग चीनी खाते हैं उससे 2000 गुना ज्यादा ये मीठा है। तो इसकी वजह से जो एलिटेम होता है वो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। आगे क्या बोला जाता है कि सुक्रालोज जब लेते हैं तो ये भी क्या है, ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज है। सुक्रोज से ही सुक्रालोज बना है। बट इट इज आल्सो क्या बोला जा रहा है, सुक्रालोज देखिए 600 गुना ज्यादा मीठा है सुक्रालोज। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि इट अपियर्स एंड टेस्ट लाइक के सुगर। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। ये भी कैलोरीज नहीं देगा। तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़िएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जाता है कि जैसे सुक्रालोज है केन शुगर से कितना गुना ज्यादा मीठा है, तो इट इज 600 टाइम। एलिटेम कितना ज्यादा है, तो आपका 2000 टाइम। और ये बोला जाता है कि एस्पर्टेम को हम क्यों कुकिंग टेम्परेचर पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपका गर्मी पे हाई टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है। अब नेक्स्ट है आपका फूड डेरिवेटिव्स। अब फूड डेरिवेटिव्स का अगर हम बात करें क्या होते हैं फूड डेरिवेटिव्स, तो फूड प्रिजर्वेटिव, डेरिवेशन है फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इंक्लूड द टेबल salt, sugar, vegetable oil, sodium benzoate. Sodium benzoate is the used in the limited quantities and metabolized in the body. Salt of the sorbic acid, propanoic acid also used as a food preservative। अब क्या बोला जा रहा है कि जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव वो क्या करते हैं कि जैसे हमारा फूड पहले के समय में देखते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स जो लॉन्ग टाइम, जैसे ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ये लॉन्ग समय में सड़ जाते थे। आज के समय में देखिए कि कई साल मतलब साल साल भर चल जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसमें हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव उसको प्रिजर्व करते हैं, है ना। कहीं कोल्ड स्टोरेज बना करके प्रिजर्व करते हैं, या उसमें क्या है, क्या मेडिसिन मिला करके हम लोग ऐड करते हैं। तो वहां पे माइक्रोब्स पहुंचते ही नहीं है। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचेंगे नहीं तो आप वहां पे सेव रहेंगे। बात समझ में आ रही है? हेलो। Yes, sir. हाँ। अब एक देखिए और एक क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्यों जरूरी पड़ता है? बोलिए किसको दिया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, किसको दिया जाता है, कोई बताए। Sir, क्या? Sir, क्या? ये क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट,
क्यों जरूरत है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की आज के समय में? कैसे लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनेस दिया जाता है? क्या हमको आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत है कि आपका डायबिटीज का पेशेंट है उसको उसको जरूरत है? किसको जरूरत है? युक्ता बताओ। युक्ता, खुशी। देखिए कब से मैं चिल्ला के बता रहा हूँ ना कि आर्टिफिशियल जो सर स्वीटनर्स। डायबिटीज के हाँ लिए। हाँ, जी जी। इतना टाइम क्यों लगाया फिर बताने के लिए? तो यही बता रहा हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स है, ये बॉडी में कोई कैलोरीज देते ही नहीं है, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बस केवल आप जीभ पे रखेंगे तो केवल जीभ को मीठापन देगा, इसके बाद निकल जाएगा। तो हमारे डायबिटीज के पेशेंट को भी मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो उनके लिए हम लोग क्या देते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है आपका क्लिंजिंग एजेंट है। क्लींजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो साफ सफाई में काम आता है ना? तो यहाँ पे देखिए एजेंट का मतलब जो भी आप यूज करते हैं, जैसे सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, दैट इज ऑल आर द क्लींजिंग एजेंट। तो वी विल लर्न अबाउट द डिटर्जेंट। टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, दीज आर द सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। दो हो गए। दीज इंप्रूव द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, दीज हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड अदर मटेरियल इन द फैब्रिक और स्किन। तो हम लोग क्लींजिंग एजेंट को यूज करते हैं, जैसे सोप हो गया और डिटर्जेंट, जो हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे कपड़ों में जो फैट हो जाता है या स्मग जो भी हो जाता है उसको हटाने के लिए। तो अब ये सोप, पहला देखिए सोप। तो सोप क्या है? सोप आर द डिटर्जेंट यूज सिंस लॉन्ग। सोप यूज्ड फॉर द क्लींजिंग पर्पज आर द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो क्या है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, और वो क्या है? सोडियम और पोटेशियम का साल्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? सोडियम स्टीयरेट है। तो देखिए ये क्या है? इतना एसिड वाला पार्ट है, ये मेटल का है। तो यही क्या बोला है कि सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये आपका फैटी एसिड है, ये वाला आप देखिए फैटी एसिड का पार्ट है। और यहाँ पे अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका सोडियम स्टीयरेट बना। एग्जाम्पल है आपका क्या है? स्टीयरिक है और फोलिक है, ओलिक है, नो पाल्मिएट है, पाल्मेटिक एसिड है। आगे क्या बोला है? सोप कंटेनिंग सोडियम साल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट, दिस इज द फैट। उसको किससे ईट कर रहे हैं? ग्लिसरल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स व्हिच एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हीट किया फैट को, तो आपको क्या बना जा रहा है? सोप बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए फैट लॉन्ग चेन फैटी एसिड ले लीजिए। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मतलब CH2C O O C17H35 लिया। फिर हमने लिया CHCOO C17H35 लिया। और ये आपका लिया CH2COOC17H35। ठीक। अब इसका 3 मोल ऑफ NaOH से रिएक्ट करवाइए। तो यहां से क्या है? ये जो H2 वाले हैं और ये OH से, इसे रिएक्ट करके तो आपका ग्लिसरॉल बनाएगा। तो ये क्या बन रहा है? पहला CH2OHA, CHOHA और CH2OHA, ये तो ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, ग्लिसरॉल। रिमेनिंग अगर देखें तो सोप बन के आएगा। देखिए रिमेनिंग कैसे सोप बनेगा? जो भी पार्ट बच रहा है, तो क्या बच रहा है? ये तो टूट जाएगा बॉन्ड, तो 3 मोल में बनेगा। ये क्या? C17H35। तो C17H35, C O O आगे क्या जुड़ जाएगा? ए वाला Na। तो ये वाला क्या है? सोप है। बोलिए समझ में आ रहा है? मैत्री बोलो तो। मैत्री। यस सर। तो सॉप का बन ये अभी कभी कभी रिएक्शन पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा रिएक्शन को। इरेज कर दूं इसको क्या? बोलिए, इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अब इसको छोड़ देते हैं, आगे ऊपर का कुछ खास नहीं है, उस रिएक्शन के बारे में ही दिया गया है।
आगे टाइप्स ऑफ सोप बोला जा रहा है, टाइप्स ऑफ सोप। तो टाइप्स ऑफ सोप में पहला है आपका टॉयलेट सोप। दूसरा टॉयलेट सोप को क्या बोला जा रहा है कि टॉयलेट सोप आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल, केयर इफ इज टेकन, रिमूव एक्सेस एल्कली, है ना, कलर्स परफ्यूम आर एडेड टू मेक दिस मोर अट्रैक्टिव। तो पहला तो टॉयलेट सोप हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग बोल रहे हैं कि आपके पास मेडिकेटेड सोप हो गया। तो आपका मेडिकेटेड सोप में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक चीज ऐड किया जाता है। क्या बोला है, सब्सटेंस ऑफ मेडिकल वैल्यू आर एडेड इन द सम सोप, डिओड्रेंट आर एडेड, है नो, सेविंग सोप, है नो, containing glycerol to prevent the rapid dyeing, okay, a gum called rosin, okay, added while the making them, it form the sodium rosinate, okay, which is the leather swell laundry soap, you know, containing the fillers like the sodium rosinate, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। तो मेडिकेट में क्या बोला जा रहा है कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज को, नो, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को बढ़ा दिया जाता है। जैसे सेविंग सोप हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे डिओड्रेंट को डाल दिया, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं, देखिएगा थोड़ा सा आगे पढ़ के पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो बहुत सारे चीजें उसमें डाल देते हैं जिससे उसकी क्वालिटीज बढ़ जाती है मेडिकल शॉप की। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसमें नहीं आपको यूज करना है। क्या बोला जा रहा है कि ये जैसे डिओड्रेंट डाल दिया, एंटीसेप्टिक वाले प्रॉपर्टीज को डाल दिया, जैसे आप उसको यूज करते हैं तो आपका, जैसे टेटमोसोल सॉप हो गया, तो टेटमोसोल सॉप में क्या बोला जाता है कि इतना ज्यादा उसमें जैसे एंटीसेप्टिक वाले क्वालिटीज डाल देते हैं कि कोई भी आपका इन्फेक्शन होता है, जैसे आपका डेंड्रफ हो गया या इचिंग हो गया, एकदम टेटमोसोल से सही हो जाता है। या पी स्कैब ले लीजिए, उससे सही हो जाता है। या आप, है नो, बहुत सारे साबुन है जिससे, तो वही बोला जा रहा है कि दैट इज मेडिकल शॉप है जिसमें मेडिकेटेड चीज डाल दिया जाता है। अब देखिए दूसरा चीज पूछा जा रहा है कि व्हाई डू सॉप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। बताओ, तो ये 10th का क्वेश्चन है कि जो मेडिकेटेड सॉप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। बताओ तो मैत्री क्यों, कि जो आपका जो साबुन होता है हार्ड वाटर में काम नहीं करता है लेकिन सॉफ्ट वाटर में करता है, क्यों? युक्ता बताओ, खुशी। साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं कर रहा है। आर यू लिसनिंग मैत्री? Yes, sir. हाँ, तो देखो मैं बता देता हूँ क्यों। देखिए हार्ड वाटर में आपका क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक। अब कैल्शियम क्लोराइड साबुन के साथ, कैल्शियम आयन साबुन के साथ मिल करके क्या बना जाता है, स्कम बना देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। द हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, these ion form insoluble calcium magnesium soap respectively when sodium or potassium salt are dissolved in water। आगे क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोला जाएगा, कैल्शियम और नो, कैल्शियम या मैग्नीशियम का एक साबुन वो भी बनाता है, लेकिन वो कैसा, पोटेशियम सॉल्ट बता, है ना। यहाँ पे देखिए सोप बनाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। आगे क्या बना बोला है कि दीज इनसॉल्युबल सोप सेपरेट एज स्कम। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो रिएक्ट करेगा साबुन के साथ, वो क्या बना देगा, स्कम बना देगा, चिपचिपा टाइप में, इन वाटर एंड आर यूजलेस। तो वो क्या हो जाएगा, यूजलेस, स्कम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम जोड़ने से ये क्या बन गया, ये इनसॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीयरिन। तो इनसॉल्युबल हो गया तो वो सफाई थोड़ी करेगा, जब तक सॉल्युबल नहीं होगा तब तक वो क्या सफाई करेगा। आगे क्या बोल रहा है, as a cleansing agent. In fact, these are hindrance to good washing because the precipitate adhere into the fibers of the cloth as a gummy mass, है ना। गमी मास की तरह उसमें क्या होता है कि फाइबर में वो चिपक जाता है। आगे क्या बोल रहा है, here washed with the hard water looked dull because of this sticky precipitate. Dye does not absorb evenly on cloth washed with soap using the hard water because of this गमी मास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो साबुन होता है वो हार्ड वाटर से काम नहीं करता है,
क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, वो साबुन के साथ मिल करके स्कम्प बना लेता है, और वो स्कम्प क्या होता है, वो चिपक जाता है कहाँ पे, कपड़ों में। बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये था। अब देखिए दूसरा है आपके पास डिटर्जेंट है, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है कि वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो सब में काम करता है, वो स्कम्प नहीं बनाता है। तो इसीलिए इतना वो सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या कहते हैं, बॉडी को तो बॉडी पे नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट यूज होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वो केवल नॉन लिविंग के लिए सही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि synthetic detergent are the cleansing agent which have all the properties of soap but which actually do not contain any soap. These can be used both soft and hard water as they give foam even in the hard water. तो इसको क्या बोला जाए, चाहे हार्ड वाटर हो सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज किया जाएगा, क्योंकि ये फोम दोनों में देगा, हार्ड वाटर में देगा सॉफ्ट वाटर में। सम ऑफ द डिटर्जेंट आर गिवन बिलो। तो देखिए पहला है कि कौन सा है, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब एनायनिक डिटर्जेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्ट क्या हो जाएगा, एनायन होगा। तो देखिए ज्यादा जो बड़ा पार्ट होगा एनायन होगा। तो देखिए एनायनिक डिटर्जेंट में देखिए एनायन वाला देखिए कितना बड़ा पार्ट एनायन है, ज्यादा वाला लंबा वाला पार्ट एनायन है और स्मॉल पार्ट कैटायन। इसी तरीके से दूसरा अगर देखेंगे तो जितना पार्ट आपका एनायन है, तो अगर लार्ज पार्ट एनायन है तो दैट इज एनायनिक डिटर्जेंट होगा। अगर लार्ज पार्ट कैटायन है तो वो कैटायनिक डिटर्जेंट होगा। अगर कोई चार्ज ना हो तो आपका वो क्या है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट होगा। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही था इस चैप्टर में, है ना। आपका डिटर्जेंट को थोड़ा सा आप लोग ज्यादा स्टडी कर लीजिएगा। हम थोड़ा और बता देते हैं एनायनिक डिटर्जेंट में क्या बोला जा रहा है। थोड़ा सा एनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट ऑफ द सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन alcohols are hydrocarbon. Alkyl hydrogen sulfide formed by the treating long chain alcohols with a concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form the anionic detergent. Similarly, alkyl benzene sulfonates are the obtained for the neutralizing alkyl benzene sulfonic acid. इतना ज्यादा आपको स्टडी नहीं करना है, कॉम्पिटेटिव भी नहीं करना है, और आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ से व्यू से बस वो डिफिनेशन पूछा जाता है एनायनिक डिटर्जेंट का। आप एग्जांपल दीजिए या डेफिनेशन दीजिए। तो एनायनिक डिटर्जेंट का डेफिनेशन यही है कि मैक्सिम जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो एनायन होगा, तो एनायनिक डिटर्जेंट। अगर बड़ा वाला पार्ट होगा कैटायन होगा तो कैटायनिक डिटर्जेंट। और कोई किसी भी पार्ट में कुछ भी आयन ना हो तो दैट इज व्हाट इज न्यूट्रल डिटर्जेंट। बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes, sir. तो इसके एक्सरसाइज को आप लोग करिएगा। ये होता है चैप्टर समाप्त होता है आपका, केमिस्ट्री हो गया सिलेबस समाप्त। कल कल जो हम लोग चालू करेंगे, कल तो शायद संडे है, कल मंडे से जो चालू करेंगे तो आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, अब आपका सीपीटी होना है, आपका सिलेबस खत्म हुआ ना। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका, नवंबर। तो नवंबर का अभी जो डेट है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और इस साल मई जून में एग्जाम होगा। तो आपके पास 7 महीने करीब में है, 6-7 महीने, 6-7 महीने केवल आपको टेस्ट देना है। बोर्ड का भी एग्जाम ऐसे ही होगा, मई जून में होगा। तो एज एक्सपेक्टेड तो आपको केवल अब एग्जाम देना है। तो इसके एक्सरसाइज को धीरे धीरे पढ़ते रहो, जो एक्सरसाइज नहीं समझ में आता है क्वेश्चन व्हाट्सअप करो। और आपका जो सीपीटी वाला मैत्री शेड्यूल सेंड करना आप, तो कौन कौन चैप्टर अगर नेक्स्ट सीपीटी में आने वाला है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन को कुछ आइडिया है आप Yes, लोगों को, sir. कौन चैप्टर आने वाला है Yes, नेक्स्ट? हम्म simple liquid. सिंपल लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हम्म अच्छा चलिए ठीक है, मैं भी देख लूंगा, कल से परसों से उसको चालू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब रिमेनिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।